हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सैफ अली एंड वेलकम टू M2S क्लासेज। आई होप आप सब बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th की बायो और ये चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अभी। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो जैव प्रक्रम। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट अभी चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट का जैव प्रक्रम जो चैप्टर है और इसका ये लेक्चर 5 है। ठीक है, ये लेक्चर 5 है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में देख लीजिए इसके पहले के लेक्चर्स, तब आपको ये लेक्चर समझ में आए। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया और कैल्विन चक्र को बताया है, वाष्पोत्सर्जन को बताया है। अब हम 5वें लेक्चर में पढ़ते हैं मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, 5वें चैप्टर में पढ़ते हैं मानव का पाचन तंत्र, यानी मानव जो है उसके अंदर पाचन तंत्र क्या है। ठीक है, पाचन तंत्र क्या है, मनुष्यों के पाचन तंत्र हम किसे कहेंगे। पाचन तंत्र क्या होता है, देखिए, भोजन को चबाना। ठीक है, भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण करके उसको चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना और निगल करके भोजन को उसको पचाना। ठीक है, पचा करके उसके साथ जो अपशिष्ट बचते हैं, जो भी खराब पदार्थ बचते हैं, जो भी अपचे भोजन बनते हैं, उनको बाहर त्यागना, ये पूरी सम्मिलित क्रिया जो होती है वो पाचन कहलाती है। ठीक है, और ये सम्मिलित क्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। जो भी अंग मिलेंगे, इस अंग सभी अंगों को मिला करके पाचन तंत्र बनते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को फिर से पचाना और अपच भोजन जो होते हैं उनको बाहर त्याग देना। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो पाचन कहलाती है। और उसके पाचन में जो कोई भी अंग भाग लेते हैं, जितने भी अंग भाग लेते हैं, वो सारे अंग जो होते हैं वो पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, सम्मिलित रूप पाचन तंत्र कहलाता है। और पाचन तंत्र, जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, पाचक ग्रंथियां होती हैं और पाचन अंग होते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं पाचन अंग को, कि पाचन अंग क्या क्या है। ठीक है, जैसे देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र समझिए। अब पाचन तंत्र में क्या क्या दो चीजें होती हैं पाचन तंत्र में, पाचन के लिए अंग होते हैं और दूसरी होती हैं ग्रंथियां। ठीक है, दूसरी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जो कि देखिए अंग क्या होते हैं, अंग जो होते हैं उसको ले जाने में, आगे पीछे बढ़ाने में, भोजन को क्रिया कराने में वो सहायक होते हैं। और जो ग्रंथियां होती हैं वो अपने अंदर से एंजाइमों को स्रावित करती हैं, कुछ रसों को स्रावित करती हैं और उस एंजाइम की सहायता से भोजन को अच्छे से पचाया जाता है। तो हम पहले जानते हैं अंगों के बारे में। ठीक है, अंगों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहला अंग हमारा आता है, ठीक है, अंगों के बारे में पढ़ते हैं तो पहले वाले अंग में हमारा पहला नंबर पे आएगा, पहले अंग में मुख। ठीक है, शुरू करते हैं मुख से। पहले नंबर पे मुख या फिर मुख गुहिका। ठीक है, मुख या मुख गुहिका। ठीक है, पहले नंबर पे मुख या मुख गुहिका। मुख गुहिका से भोजन, देखिए एकदम क्रम से बता रहे हैं। पहले हम मुख या मुख गुहिका पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से अंग हैं, फिर उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक क्रम से चलते हैं। पहले है मुख, मुख या मुख गुहिका हो गया। दूसरे नंबर पे, दूसरे स्टेप पे आता है ग्रसनी, ग्रसनी। तीसरे नंबर पे आता है ग्रास नली, तीसरे नंबर पे ग्रास नली, तीसरे नंबर पे ग्रास नली। फिर चौथे नंबर पे आमाशय, आमाशय। और पांचवे में छोटी आंत, छोटी आंत। और छठवें नंबर पे लास्ट में आती है बड़ी आंत। ठीक है, ये सारे अंग मिल करके पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, ये अंगों के बारे में जानेंगे, देख लेते हैं फिर से। पहले है मुख या मुख गुहिका, दूसरी है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली और चौथा है आमाशय, पांचवा है छोटी आंत और लास्ट वाला छठवां जो है वो बड़ी आंत। ठीक है, अब जानते हैं एक एक को हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक एक अंगों को हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जानते हैं मुख और मुख गुहिका। ठीक है, मुख और मुख गुहिका क्या है। मुख, मुख क्या होता है भाई, हमारे दोनों जबड़े, ठीक है, मतलब जो दोनों जबड़े हैं, ठीक है, ऊपर दोनों जबड़े के बीच में, ठीक है, तालू के नीचे दोनों जबड़ों के बीच में और होठ, जो आगे हमारे होठ लगे हुए हैं, इन होठों से अंदर की तरफ जो पूरी संरचना बनी है उसे हम मुख कहेंगे। ठीक है, मुख देखिए, यानी नॉर्मली कह सकते हैं कि होठ के अंदर, ठीक है, जो हमारे दोनों होठ हैं, दोनों चल होठों के अंदर की जो संरचना है वो पूरी मुख कहलाता है। और मुख के अंदर जो अंग मिले होते हैं, जो जो भी अंग होती है, जिह्वा होती है, तालू होती है, कुछ लार ग्रंथियां होती हैं, इन सारे अंगों को मिला करके मुख गुहिका कहते हैं। उसमें दांत भी आते हैं। ठीक है, ये जब अंग सारे मिल जाते हैं तो वही चीजें मुख गुहिका कहलाती हैं। अब जानते हैं मुख, मुख क्या होता है। देखिए दोनों होठ जो हमारे, ठीक है, जो दोनों चल होठ हैं,
ठीक है, ये दोनों चल होठ हैं। अब इनके अंदर इस तरह से जबड़े बने हुए हैं, ठीक है, ये ऊपर के हो गए, एक नीचे के, ये दोनों जबड़े बने हुए हैं। तो ये दोनों मतलब जो हमारे होठ हैं, ठीक है, होठ के अंदर के भाग, ठीक है, होठ के अंदर के भाग जो हैं वो मुख गुहिका कहलाती है। इसके अंदर बहुत सभी अंग आते हैं, ठीक है। तो मुख गुहिका, अब मुख गुहिका में क्या क्या आते हैं, पहला आती है, देखिए पहले आते हैं दांत। इनको में हमें दो ही चीजें पढ़नी है, तीन चीजें आती हैं, एक ग्रंथि है, वो ग्रंथियों वाले में पढ़ेंगे। पहला दांत आता है, ठीक है, दांत हो गया पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जिह्वा, ठीक है, और तीसरा जो आता है वो है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां आती हैं। अब हमें इसमें तीन चीजें पढ़ना है। पहला हम जानते हैं दांत के बारे में, ठीक है। दांत, दांत क्या होता है, देखिए दांत क्या होता है, दोनों जबड़ों पर, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों पर एक क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। दांत जो होते हैं हमारे दोनों जबड़ों पर एक क्रम में लगे होते हैं। और दांत दो प्रकार से होते हैं, ठीक है, दो रूप से होते हैं। एक होता है अस्थाई, ठीक है, पहला एक होता है अस्थाई, ठीक है, एक होता है अस्थाई और दूसरा जो होता है वो होता है अस्थाई, ठीक है, दूसरा होता है अस्थाई। अस्थाई जो होता है इसे हम कहते हैं दूध के दांत, ठीक है, मिल्क टीथ, दूध के दांत भी कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है, दूध के दांत जो होते हैं इनकी संख्या होती है 20, ठीक है, दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या होती है 20। अब ये दूध के दांत जो होते हैं, जो अस्थाई दांत होते हैं, वो बचपन में टूट जाते हैं, 4 साल 5 साल तक वो दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और उन दांतों के टूटने के बाद हमारे पास अस्थाई दांत आते हैं, ठीक है। तो अस्थाई दांत जो आते हैं इनकी संख्या कुल होती है 32, ठीक है, अस्थाई दांतों की कुल संख्या होती है 32। और देखिए इनमें से अगर कार्य पूछे तो हम केवल 28 से ही कार्य कर पाते हैं, ठीक है। और चार जो होते हैं, चार दांत जो होते हैं वो हमारे अवशेषी अंग के रूप में होते हैं, उनका हम काम नहीं कर पाते, ठीक है। वो हमें वयस्क अवस्था पर होने पर ये चार दांत विकसित होते हैं, तो इनकी 28 होती है, ठीक है। तो जान लिए दांत दो प्रकार से होते हैं, ठीक है, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई जो होते हैं वो दूध वाले दांत भी, अस्थाई जो होते हैं उन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, इनकी संख्या होती है 20, ये बचपन तक टूट जाते हैं। दूसरे हैं अस्थाई, अस्थाई जो होते हैं उनकी संख्या होती है 32, ठीक है। और उन 32 में 28 जो होते हैं वो हमारे काम के होते हैं, चिड़ना फाड़ना चबाना, उनके लिए हम 28 का काम करते हैं। और चार जो होते हैं वो हमारे वयस्क अवस्था में आते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब आते हैं, और वो चार जो होते हैं हमारे अवशेषी अंग के रूप में होते हैं, ठीक है, अवशेषी अंग के रूप में होते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं दंत सूत्र, ठीक है, डेंटल फार्मूला क्या है, ठीक है, अस्थाई दांतों के लिए, अस्थाई दांतों के लिए डेंटल फार्मूला क्या है, ठीक है। अस्थाई दांतों के लिए जो डेंटल फार्मूला हमारा है, ठीक है, डेंटल फार्मूला जो हमारा है वो है 21-23, 21-23 बटे 21-23, ठीक है, ये डेंटल फार्मूला हमारा है, याद रखिए 21-23 बटे 21-23, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम करेंगे, 21-23 कैसे हैं, ठीक है। 21-23 जो है, ठीक है, ये एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए, ठीक है, और जबड़ों को हमने दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। देखिए अगर ये ऊपर का जबड़ा हुआ तो इस तरह से एक नीचे का जबड़ा हुआ, इस जबड़े को दो भागों में, इस जबड़े के दो भाग में, तो किसी एक पर हम या तो इस पे एक तरफ, या तो इधर कर लें एक तरफ, या तो इधर एक तरफ, या तो इधर एक तरफ, किसी एक को लेंगे तो ये फार्मूला हमारा आएगा, ठीक है। और कुल संख्या के लिए हम इसमें जोड़ करके 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं, ठीक है, डेंटल फार्मूला में। अब देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो डेंटल फार्मूला हमारा काम करेगा ना, वो डेंटल फार्मूला तब काम करेगा जब हम जो इनके दांत हैं, ठीक है, जो कार्य के आधार पे दांत होते हैं उनको अगर हम क्रम में लिखेंगे तभी, ठीक है, अगर ऊपर नीचे लिख देंगे तो ये चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो जानते हैं कि कार्य के आधार पर दांत क्या है, ठीक है, कार्य के आधार पे दांतों की संख्या जानते हैं, दांत कितने होते हैं। तो कार्य के आधार पे जो दांत होते हैं, ठीक है, कार्य के आधार पर दांतों की संख्या, ठीक है, दांतों के प्रकार क्या क्या हैं, ये देखिए दांत की संख्या जो होती है, कार्य के आधार पर जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 4, ठीक है,
कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है 4 दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक। पहला हमारा है कृंतक। ठीक है, कृंतक हो गया। अब कृंतक को समझते हैं। देखिए, ये पहले डेंटल फार्मूले को समझते हैं। ठीक है, डेंटल फार्मूला, किसी एक जबड़े को लेते हैं। ठीक है, ऊपर चाहे नीचे, चलिए नीचे वाले जबड़े को लेते हैं। इस तरह से मान लिया हमारा नीचे वाला जबड़ा बना। ठीक है, अब इस नीचे वाले जबड़े को हम आधा कर देंगे बीच से। ठीक है, और एक तरफ की संख्या को हम जानते हैं। ठीक है, जब 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर जब तक 2 से गुणा नहीं करेंगे तब तक एक तरफ की संख्या रहेगी। तो पहले हम एक तरफ की संख्या देख लेते हैं, फिर उसे गुणा कर देते हैं, और यहां से हम दांतों को भी पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें होती है इनके अंदर। देखिए, कृंतक, पहले नंबर पे कृंतक आता है। क्रम याद रखेंगे, कृंतक, कृंतक पहला कितना है 2, या तो नीचे का लेंगे तो चलिए नीचे 2। ठीक है, तो कृंतक की संख्या हो गई 1 2। ठीक है, 2 संख्या हो गई। अब देखिए, अब एक साइड में, ठीक है, 2 इधर हो गए। अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4, यानी 2 इधर और 2 इधर, कितने हो गए कुल संख्या 4 हो गई। ठीक है, अब 4 नीचे तो 4 ऊपर वाले में भी, तो कुल संख्या कितनी हो गई 8, यानी कृंतक की कुल संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है, यानी 2 इस साइड 2 इस साइड, 4 नीचे हो गए और 4 ही ऊपर, तो कृंतक की कुल संख्या हो गई हमारी 8। देखिए, और कृंतक के बारे में जानते हैं। कृंतक क्या होता है, ये हमारे जबड़ों में सामने की तरफ निकला होता है। ठीक है, हमारे सामने की तरफ, जो आगे की तरफ कृंतक दांत निकला होता है। इस तरह से अगर जबड़े बने ना, अगर इस तरह से जबड़े बने ऐसे, अगर इस तरह से जबड़े जो बने हैं, कैसे, चलिए यहां देखते हैं। जबड़े जो बने सामने की तरफ, ऐसे जो जबड़े बने हुए हैं, ये आगे का भाग है। तो सबसे आगे की तरफ जो दांत दिखाई देता है वो होते हैं कृंतक। ठीक है, और 4 इनकी संख्या नीचे होती है, 4 होती है ऊपर। कृंतक क्या होते हैं, चौड़े होते हैं और धारदार होते हैं। कृंतक की जो संरचना होती है वो चौड़े होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, और चौड़े के साथ साथ वो धारदार भी होते हैं। ठीक है, और इनका काम होता है काटना। ठीक है, कृंतक का काम होता है किसी भी चीज को काटना। ठीक है, संख्या 8 हो गई और काम होता है काटना, याद रखिएगा। ठीक है, संख्या 4 और काम होता है काटना। ये किसी चीज को काटते हैं। ठीक है, जैसे बचपन में दांतें काटते थे ना लोग, बच्चे, तो क्या होता था, ऐसे आगे वाले दांत से। ठीक है, आगे वाले दांत से। अगर हमें अभी कुछ भी खाना हो, रोटी काटना हो तो रोटी भी आगे लेकर के काटते हैं, सेब काटना हो तो सेब को भी पकड़ के आगे वाले दांत से ही काटते हैं। तो कृंतक का काम होता है काटना। ठीक है, और इनकी जो संरचना होती है, कृंतक की जो संरचना होती है वो क्या होती है, इनकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो चौड़े होते हैं। ठीक है, चौड़े और धारदार होते हैं। चौड़े और धारदार वो, ताकि आसानी से चीजों को काट सके। ठीक है, देखिए, चौड़े और धारदार और आगे होने की वजह से ये कृंतक दांत जो होते हैं शाकाहारियों में बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, शाकाहारी, अगर आपको किसी भी चीज की, ठीक है, अगर संरचना मिल जाए, उसके जबड़े की संरचना मिल जाए, किसी भी जीव की जबड़े की संरचना मिल जाए, तो उन पे अगर दांत लगे हुए हैं तो उनकी दांतों को देख करके आप महसूस पता कर लेंगे कि ये जीव कैसा है, शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है, आप उस चीज को जान लेंगे। ठीक है, अगर जीव शाकाहारी है, ठीक है, अगर जीव शाकाहारी है, अगर पता करना हो तो उसके जो जबड़े मिलेंगे, वो जबड़े क्या होंगे, आगे के जो दांत होंगे वो कृंतक होंगे। ठीक है, आगे के दांत जो होंगे वो कृंतक होंगे, और कृंतक जो होंगे अच्छे से विकसित होंगे। अगर अच्छे से विकसित है कृंतक तो समझ लिए कि वो जीव शाकाहारी है। ठीक है, तो चलिए कृंतक देख लेते हैं। कृंतक हो गई, कृंतक की कुल संख्या जो होती है 8 होती है। ठीक है, ऊपर नीचे मिला करके कुल संख्या 8 होती है। इनका काम होता है काटना, किसी भी चीज को काटने का काम करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये शाकाहारी जीवों में, जो भी शाकाहारी जीव होते हैं उनके अंदर अच्छे से विकसित होते हैं। ठीक है, अच्छे से विकसित होते हैं, और साथ साथ चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया कृंतक। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा है, कृंतक के बाद आता है रदनक। कृंतक के बाद आता है रदनक। रदनक, ठीक है, रदनक। रदनक को देखते हैं फार्मूले से। नीचे वाले में देखेंगे तो नीचे वाले में भी एक, ऊपर वाले में देखेंगे तो एक। चलिए एक साइड इधर लगाते हैं, एक साइड इधर भी लगाते हैं एक। अब देखिए, नीचे की तरफ 2 तो ऊपर की तरफ 2, तो इनकी कुल संख्या 2 2 4। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब इनकी कुल संख्या नीचे भी 2 ऊपर भी 2, कुल संख्या हो गई 4। अब जानते हैं रदनक के बारे में। रदनक क्या है भाई, रदनक जो होता है ये नुकीले होते हैं। ठीक है, रदनक जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। ये किसी भी चीज को फाड़ने का काम करते हैं।
और ये मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं। जो भी जीव मांसाहारी होंगे उन मांसाहारी जीवों में ये अधिक विकसित होते हैं रदनक, ठीक है। क्योंकि मांसाहारी जो जीव होते हैं वो किसी भी दूसरे जानवर को मांस को खाते हैं, उनके चमड़े को फाड़ते हैं, उनके मांस को खाते हैं। तो वो फाड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, जो शक्ति चाहिए, वो दांतों की शक्ति किसमें होती है? रदनक के पास होती है। क्योंकि रदनक जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, लंबे लंबे नुकीले नुकीले निकले होते हैं और वो आसानी से चीज़ों को पकड़ करके वो फाड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रदनक। रदनक की कुल संख्या हो गई 4 और इनका काम होता है फाड़ना, याद रखिएगा। किसी भी चीज को ये फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ना। अब जैसे हमें क्या होता है, कुरकुरे की पैकेट फाड़नी होती है ना, तो कुरकुरे की पैकेट जब ना फटे, हाथ से कभी नहीं फटता है, तो दांत से कहाँ लाते हैं? इस नुकीले वाले भाग पे। यहाँ साइड साइड में देखेंगे तो नुकीले नुकीले दांत निकले हुए हैं, तो उनके पास लाते हैं, वहां से हम फाड़ते हैं उन्हें, ठीक है। तो कृंतक का काम, रदनक का काम हो गया फाड़ना। अब अगर कोई आपको जीव का जो अगर जबड़ा मिला, ठीक है, उस जबड़े में जो दांत लगे हैं, उस जबड़े वाले दांत में आप देखेंगे कि अगर रदनक विकसित है, अगर रदनक विकसित है तो समझ लीजिए कि वो जीव कैसा था? मांसाहारी है, ठीक है। जैसे आप शेर को देखिए, शेर को जब आप देखेंगे गुस्से में गुर्राते हुए, तो अपने दांत को जब दिखाता है तो देखेंगे तो 2 ऊपर से और 2 नीचे से इस तरह से दांत निकले होते हैं, ठीक है। तो वो शेर क्या है? मांसाहारी। कुत्ते को ही याद देखिए, कुत्ते को देखेंगे तो कुत्ता भी इस तरह से, उसके भी 2 ऊपर 2 नीचे, तो कुत्ता भी क्या है? मांसाहारी, ठीक है। अब देखिए ये शाकाहारी और मांसाहारी हो गए। अगर कृंतक विकसित है तो वो क्या होंगे? शाकाहारी। अगर रदनक विकसित है तो वो होंगे मांसाहारी। अगर दोनों एक कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है, दोनों अगर एक कॉम्बिनेशन में हो, दोनों अगर रदनक भी विकसित है और कृंतक भी विकसित है, दोनों है, तो वो जीव हो जाएंगे सर्वाहारी, ठीक है। जैसे मनुष्य, हम लोग के पास दोनों होते हैं। देखिए आप साइड देखेंगे ना अपने, यहाँ साइड, यहाँ ऊपर नीचे, 2 ऊपर से 2 नीचे से 4 लगे हुए हैं। हम लोग के पास भी होते हैं रदनक, लेकिन वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते, ठीक है, अच्छे से विकसित होते हैं। और साथ साथ जो कृंतक होता है वो भी विकसित होता है, यानी दोनों बराबर मात्रा में विकसित होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या हो गए? सर्वाहारी। हम लोग सर्वाहारी जीव में आते हैं। अगर बस कृंतक विकसित है तो शाकाहारी, अगर केवल रदनक विकसित है तो मांसाहारी, अगर दोनों विकसित हैं तो फिर सर्वाहारी, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर पे आता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक आता है, ठीक है। अग्रचवर्णक देखते हैं। अग्रचवर्णक फार्मूले में क्या है? अग्रचवर्णक तीसरे नंबर पे कितनी संख्या है? 2, ठीक है। 2 ऊपर 2 नीचे, तो लगा देते हैं 1 2 1 2। देखिए 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8 इनकी संख्या हो गई। अब जानते हैं कार्य को। तो अग्रचवर्णक का काम क्या होता है? अग्रचवर्णक का काम होता है जो भी हम चीजें काटते हैं, ठीक है, यानी कृंतक जो भी चीजों को काटा है या रदनक जिन चीजों को फाड़ा हुआ है, ठीक है, उन चीजों को जब वो अंदर की तरफ, देखिए ये कृंतक और रदनक जब काम करके अंदर की तरफ भोजन को ले जाएंगे, ठीक है, जब इस भोजन को अंदर की तरफ ले जाएंगे तो अंदर की तरफ ये हमारा जो अग्रचवर्णक लगा है, वो अग्रचवर्णक उसको चबाने का काम करेगा, ठीक है। तो अग्रचवर्णक का काम होता है चबाना, चबा करके उसे और छोटे, यानी हम जब काटते हैं तो केवल एक टुकड़े में काट लेते हैं, फिर उस टुकड़े को, जो एक टुकड़ा बचता है, उस टुकड़े को फिर हम चबाते हैं, ठीक है, अग्रचवर्णक की सहायता से। अग्रचवर्णक की सहायता से उसको चबा चबा करके हम उसको और छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये काम करते हैं चबाने का, ठीक है। इनकी कुल संख्या होती है 8, ठीक है। अब चौथा जानते हैं, जो लास्ट है वो चौथा हमारा है चवर्णक। चौथे वाले को हम कहते हैं चवर्णक, ठीक है, चवर्णक कहते हैं। अब इनकी संख्या देखते हैं, ये है 3, 3 नीचे 3 ऊपर लगाते हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 इधर 3 इधर, 6, तो 6 नीचे और 6 ऊपर, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 6 6 12, इनकी कुल संख्या हो गई 12, ठीक है। कुल संख्या इनकी 12 हो गई। अब जानते हैं इनका काम क्या होता है, ठीक है। चवर्णक का काम क्या होता है? चवर्णक देखिए सबसे लास्ट में होता है, जबड़े के सबसे लास्ट में, दोनों छोर के सबसे लास्ट में जो होता है चवर्णक होता है। और चवर्णक का काम होता है जो भी भोज्य पदार्थ अग्रचवर्णक चबा करके छोटे टुकड़े में करेगा, तो चवर्णक उसे चबा करके और महीन कर देगा, ठीक है। यानी कृंतक काटेगा तो पहुंचेगा अग्रचवर्णक के पास, तो अग्रचवर्णक उसे चबा करके थोड़ा छोटा करेगा, और जब चवर्णक के पास पहुंचेगा, अग्रचवर्णक के बाद फिर पहुंचेगा चवर्णक के पास, तो चवर्णक उसे चबा करके और महीन कर देगा, ठीक है, और महीन कर देगा ताकि हम उससे आसानी से निगल सकें, ठीक है। तो इनकी कुल संख्या होती है 12, लेकिन इन 12 में, ठीक है, इन 12 में 8 प्रयोग में आते हैं,
और 4 जो होते हैं वो हमारे अवशेष अंग के रूप में होते हैं। उनका काम नहीं होता, वो चबाने में सहायता नहीं करते, वो चुपचाप अवशेष के रूप में बचे होते हैं। जानते हैं कैसे? 8 देखिए, 3 इधर 6 थे, तो ये लास्ट का, ठीक है, ये एक लास्ट का इधर और एक लास्ट का इधर, 2 और 2 नीचे और 2 इसी तरह से लास्ट का ऊपर भी, तो 2 2 कुल मिला के संख्या हो गई 4। तो ये 4 जो दांत हैं ये चबाने के लिए प्रयोग नहीं करते, ये अवशेष अंग के रूप में होते हैं, इन्हें हम अवशेष के रूप में इकट्ठा करते हैं, चुपचाप वो पीछे की तरफ लगे होते हैं। और ये जो अवशेष दांत होते हैं 4, ठीक है, ये अवशेष दांत जो होते हैं वो हमारे वयस्क अवस्था पे आते हैं, ठीक है। जब हम वयस्क हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, 18-21 साल के जब ऊपर हो जाते हैं, तब हमारे पास ये दांत जमते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संरचना दांत की, ठीक है। एक बार फिर से नॉर्मली देख लेते हैं। दांत क्या होता है? हमारे जबड़ों के, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जबड़ों में एक क्रम में व्यवस्थित होता है। और दांत जो होते हैं 2 प्रकार के, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई दांतों की संख्या 20 होती है, इन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। जो अस्थाई दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 32। इन 32 में 28 दांत जो होते हैं वो हमारे प्रयोग में आते हैं, हम उनका चबाने का, काटने का, फाड़ने में प्रयोग लाते हैं। और 4 जो दांत होते हैं वो अवशेष अंग के रूप में होते हैं, ठीक है। ये हमें वयस्क अवस्था पे विकसित होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डेंटल फार्मूला देखा, दंत सूत्र क्या होता है? 21-23 बटे 21-23। इसके आधार पे हम देख लेते हैं कि हमारे दांतों की कुल संख्या बराबर हुई कि नहीं, ठीक है। 21-23 को हम कैसे करेंगे? देखिए, अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे सारी संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया 2 + 1 + 2 + 3, फिर 2 + 1 + 2 + 3, इन सबको जोड़ करके हम 2 से गुणा कर देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, ठीक है। 8 हो गया ऊपर का और 8 आएगा नीचे का, ठीक है। अब गुणा कर देंगे 2 से। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे दोनों का, इसका भी इसका भी, तो ये 8 दूनी के 16 प्लस नीचे वाले से करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 16 32। तो दांतों की कुल संख्या हमारी हो गई 32, ठीक है। इस तरह से हम इसको पता कर लेते हैं। चलिए अब आगे दांत, ठीक है। ये डेंटल फार्मूला के बाद अब जानते हैं कि कार्य के आधार पर, ठीक है, अपने काम करने के आधार पे जो दांत होते हैं, काटना, फाड़ना, चिड़ना, ठीक है, अपने काम के आधार पे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। अब उनके काम के आधार पे देखते हैं। तो पहला नंबर आता है कृंतक का, ठीक है, पहला नंबर आता है कृंतक का। कृंतक की डेंटल फार्मूला के हिसाब से, ठीक है, कृंतक की कुल संख्या होती है 8। इनका काम होता है काटना, ठीक है, इनका काम होता है काटना। अब काटना होता है और ये होते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें ज्यादा विकसित होते हैं। दूसरा है रदनक की संख्या कुल होती है 4, काम होता है फाड़ना और ये मांसाहारी जीवों में ज्यादा विकसित होते हैं। अगर दोनों विकसित हो गए तो वो जीव हो गया सर्वाहारी। तीसरे पे आते हैं अग्रचवर्णक की कुल संख्या होती है 8। अग्रचवर्णक की कुल संख्या होती है 8 और ये क्या होते हैं, चबाने का काम करते हैं, ठीक है। जो भी कृंतक और रदनक काट करके, फाड़ करके चीज भोजन को अंदर की तरफ पहुंचाएंगे तो अग्रचवर्णक जो होते हैं उनको चबाते हैं। फिर लास्ट में आता है चौथे नंबर पे चवर्णक की संख्या कुल होती है 12 में से 8 प्रयोग में आते हैं और 4 जो होते हैं वो अवशेष के रूप में रहते हैं। अब चवर्णक का काम होता है जो भी चबाया हुआ भोजन है, ठीक है, जो छोटे बहुत टुकड़ों में है उनको पीस देना, ठीक है, उनको पीस देना और लसीला बना देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं दांत के बाद जीभ, ठीक है। दूसरे नंबर पे दांत के बाद आता है जीभ। अब जीभ को जानते हैं, इसके द्वारा हम भोजन के स्वाद को पता कर पाते हैं कि क्या क्या स्वाद हैं भोजन के। स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिससे स्वाद को पता कर पाते हैं। और जो भी हमारी मुख गुहिका में लार ग्रंथियां होती हैं वो लार को स्रावित करती हैं। तो जो लार स्रावित होता है वो स्रावित लार को भोजन में मिलाने का काम करती है, ठीक है। भोजन को इधर उधर पलट करके उसके अंदर लार की चीज़ों को मिलाने वाली जो भी लार होंगे, लार के अंदर जो भी एंजाइम होंगे, लार होंगे, वो भोजन के अंदर लार को मिलाने का काम करती हैं, ठीक है। ये जीवा हो गया। जीवा एक मांसल संरचना है, एक तरफ ये स्वतंत्र होती है, दूसरे तरफ ये इसका भाग जुड़ा होता है। ये इनके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिससे हम स्वाद का पता कर पाते हैं। और जो लार ग्रंथियां होती हैं वो लार जो रिलीज करती हैं, जो लार बहता है, लार निकलता है, वो लार को मिलाने का काम करती है, यानी भोजन को उलट पलट करके इधर उधर कर करके उनके अंदर लार को मिलाने का काम करती हैं। जब लार मिल जाता है तो भोजन हमारा आसानी से, ठीक है, निगला जा सकता है, यानी भोजन को निगलने में आसानी होती है क्योंकि भोजन चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जिह्वा,
ठीक है, जीवा। इसके बाद तीसरा जो हमारा था, तीसरा है वो है लार ग्रंथियां, ठीक है। तो तीसरा जो लार ग्रंथियां हैं हम उसको ग्रंथियों वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे लार ग्रंथियां हैं उस लार ग्रंथियों को हम ग्रंथियों में पढ़ेंगे, ठीक है। लार ग्रंथियां हैं, यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है, जठर ग्रंथि है। तो ये इस ग्रंथि को हम ग्रंथियों वाले में पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम आहार नाल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो गया हमारा पहला नंबर, मुख और मुख गुहिका। हमने दांत और जिह्वा को पढ़ लिया, ठीक है। तीसरा भाग है ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी। अब ग्रसनी क्या है, देखिए, अब जो हमारी मुख गुहिका थी, ठीक है, मुख और मुख गुहिका थी, तो मुख गुहिका का जो अंतिम भाग होता है, ठीक है, मुख गुहिका का जो अंतिम भाग होता है वो ग्रसनी में खुलता है, ठीक है। मुख गुहिका का जो अंतिम भाग था वो ग्रसनी में खुलता है, ठीक है। मुख गुहिका का अंतिम भाग ग्रसनी में खुलता है, यानी ये जो संरचना हमारी है ये है मुख गुहिका, ठीक है। ये जो ऊपर की संरचना इस तरह से है, जबड़े जैसी संरचना है, ये है हमारी मुख गुहिका। और मुख गुहिका का अंतिम भाग जो है, ये पूरी संरचना जो है ये ग्रसनी कहलाएगी, ठीक है। तो आगे है ग्रसनी, और ग्रसनी की लंबाई जो होती है लगभग में 12 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। ये ग्रसनी, ठीक है। अब देखिए, ग्रसनी की तरफ अंदर, ठीक है, ग्रसनी के निचले भाग में छिद्र होते हैं, ठीक है। ये ग्रसनी जो होती है, पहले ग्रसनी जान लेते हैं। ग्रसनी की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। ये भोजन और वायु का सम्मिलित मार्ग है, यानी जो कुछ भी हम इसमें खाएंगे, ठीक है, जो भी चीज खाएंगे और जो हम सांस लेते हैं वो दोनों चीजें हमारी ग्रसनी में आएंगी, यानी भोजन भी आएगा और साथ साथ हवा भी आएगी, ठीक है, दोनों सम्मिलित रूप से आते हैं। ये होगी ग्रसनी। अब ग्रसनी का जो निचला भाग होता है, सबसे नीचे की तरफ जो भाग होता है, ये 2 छिद्रों में खुला होता है, ठीक है। 2 छिद्र बनते हैं यहाँ पर, एक, इसको बड़ा बना लेते हैं, 2 छिद्र खुलते हैं, ठीक है। देखिए, यहां से 2 छिद्र खुलते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो होता है, क्या कहेंगे, एक होता है वायुनाल और एक होता है भोजन मार्ग। इसे हम कहेंगे निगल द्वार, ठीक है। इस संरचना को, सॉरी, इस संरचना को कहेंगे निगल द्वार, और इस संरचना को हम कहेंगे घाटी द्वार। देखिए, 2 संरचनाएं हैं। जो हमारी ग्रास नली है वो अंदर की तरफ 2 संरचनाओं में खुलती है, ठीक है। ये हटाइए, ये बस यही संरचना, ये जो 2 संरचनाएं निकली हुई है, ठीक है, ये जो 2 नलिकाएं बनी हुई है, तो ये 2 छिद्र बने हुए हैं। तो ये जो दोनों छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार। निगल द्वार में जो होता है हमारा भोजन जाता है, जो भी भोजन हम करते हैं वो निगल द्वार में जाता है। और दूसरा होता है घाटी द्वार। घाटी द्वार में जो भी हमारी वायु होती है, ठीक है, वो वायु जो भी हम सांस लेते हैं, जो कुछ भी हम सांस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जैसे वातावरण में हम रहें उस तरह से हम चीज़ों को सांस लेंगे, जैसे वातावरण में जो जो गैसें उपलब्ध है उन चीज़ों को लेंगे। तो घाटी द्वार जो होता है यहाँ वाला, ठीक है, ये वायु को ग्रहण करता है। अब ये घाटी द्वार जो होता है, इसी के ऊपर एक संरचना होती है, ठीक है। घाटी द्वार के ऊपर एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं घाटी ढापन, ठीक है। अब जानते हैं यही संरचना, अब इस चीज को हम जानते हैं घाटी ढापन को, ठीक है। ये इस तरह से संरचना जो बनी हुई है, ठीक है, 2, ये हमारा, अब इसी के ऊपर से निकली होती है एक संरचना इस तरह से घाटी ढापन, ठीक है। एक संरचना निकली होती है घाटी ढापन, इस तरह संरचना घाटी ढापन। अब समझिए, छोड़िए, हम हाथ से बता देते हैं। यहाँ से एक संरचना बनी होती है इसी के ऊपर से घाटी ढापन। जैसे आप देखेंगे ट्रैक्टर के जो जहाँ से धुआं निकलता है, ट्रैक्टर में से धुआं निकलता है ना जहाँ से ऊपर से, तो ऊपर एक इस तरह से लगा होता है ढक्कन जैसा बंद करने की। जब धुआं निकलता है तो वो ऊपर, और जब धुआं बंद हो जाता है तो वो नीचे। तो ऐसे ऐसे वो करता रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से इनके ऊपर एक संरचना निकली होती है, ये इस तरह से उंगली जैसी संरचना होती है, ठीक है। ये इस तरह से ऐसी एक संरचना निकली होती है, इसे हम कहते हैं घाटी ढापन, ठीक है। ये घाटी ढापन जो होता है वो क्या काम करता है, ठीक है। ये घाटी ढापन जो होता है ये क्या काम करता है भाई। घाटी ढापन जब होता है, देखिए,
अब ये घाटी ढापन जो यहाँ पर लगा होता है, ये क्या करता है कि जब कभी भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, ये देखिए दोनों हमारी जो वाइंड पाइप और फूड पाइप है दोनों खुली होती हैं। यहाँ पर दोनों चीजें हमारी खुली होती, सॉरी वाइंड पाइप जो होता है ये हमेशा खुला होता है, ये बंद नहीं होता। लेकिन जो हमारी भोजन वाली नली होती है वो चिपकी रहती है ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ ये इस तरह से ऊपर की तरफ खुला रहेगा, लेकिन ये इसकी संरचना जब अंदर की तरफ आती है ना तो ऐसे चिपक जाती है, वो एक दूसरे में से चिपक जाते हैं, ठीक है, तो चिपक जाते हैं। तो लेकिन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये क्या होता है, जो भोजन है वो हमारे ये फूड पाइप जो है, जो हमारा निगल द्वार है, उस निगल द्वार में न जाए, सॉरी निगल द्वार में चला जाए, ठीक है, ये हमारा जो घाटी द्वार है इस घाटी द्वार में न जाए, ये घाटी द्वार जो है इस घाटी द्वार में भोजन हमारा न जाए। इस वजह से जो घाटी ढापन होता है, तो जब घाटी ढापन के ऊपर जैसे इस तरह से घाटी ढापन लगा हुआ है, तो जब कभी भी भोजन के टुकड़े हम ग्रहण करते हैं तो भोजन के टुकड़े कोई भी भारी चीज, वायु को छोड़ करके कोई भी थोड़ी भारी चीज जो होगी तो इसके ऊपर जब आएगा, जैसे मान लीजिए हमने कुछ ग्रहण किया, ठीक है, तो अब ये हमारा घाटी ढापन है, तो कोई भी चीज हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, ये इसके ऊपर आएगा, घाटी ढापन के ऊपर जरूर पड़ेगा। जब घाटी ढापन के ऊपर पड़ेगा तो घाटी ढापन ऐसे खुल जाएगा, इस तरह से ऐसे लटका हुआ है, ये क्या होगा, जब भी भोजन आएगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है, जब ये घाटी ढापन के ऊपर पड़ेगा तो घाटी ढापन इस तरह से हमारा खुल जाएगा। अब ये इस तरह से खुल जाएगा जब, ठीक है, जब ये खुल जाएगा तो खुलने की वजह से क्या होगा, जैसे ही ये खुला तो ये चीज खुल करके, ये संरचना खुल करके ये क्या करेगी, इस तरह से हमारे घाटी द्वार को बंद कर देगी, ठीक है, ये संरचना जब खुलेगी तो हमारा घाटी द्वार क्या होगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही घाटी द्वार बंद होगा तो ये भोजन के कण जो है वो फिसल करके कहाँ चले जाएंगे, हमारे निगल द्वार में, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा ग्रास नली, ठीक है, ग्रसनी हो गई। ग्रसनी क्या है, ग्रसनी की लंबाई जो होती है लगभग में 12 सेंटीमीटर होती है। यह वायु और भोजन का सम्मिलित मार्ग है, यह वायु और भोजन का सम्मिलित मार्ग है। और ग्रसनी के अंतिम सिरे पर दो छिद्र पाए जाते हैं, एक होता है घाटी द्वार, दूसरा होता है निगल द्वार। घाटी द्वार के ऊपर एक संरचना लटकी होती है जिसे हम कहते हैं घाटी ढापन, जिसे कहते हैं घाटी ढापन। घाटी ढापन का काम होता है जब हम कभी भारी कणों को ग्रहण करते हैं तो घाटी ढापन अपने आप को ऐसे फैला करके शिथिलन कर करके घाटी द्वार को बंद कर देगा, और घाटी द्वार बंद हो जाने से भोजन का कोई भी टुकड़ा घाटी द्वार में नहीं जाता। जो भी भोजन के टुकड़े होंगे वो हमारे निगल द्वार में चले जाते हैं। जब घाटी द्वार, देखिए घाटी द्वार में अगर हमारा भोजन चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये घाटी द्वार जो है अगर इसके अंदर हमारा भोजन चला गया तो घाटी द्वार आगे की तरफ जा करके ये हमारे फेफड़ों से मिली होती है, ठीक है, ये फेफड़ों से मिली होती है, तो जो भी भोजन का टुकड़ा होगा वो हमारे फेफड़ों में पहुंच जाएगा। तो फेफड़ों में जब पहुंचेगा भोजन का टुकड़ा तो फेफड़े के पास हमारे कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होती कि वो हमारे भोजन को पचा सके, गला सके, खत्म कर सके। तो अगर इसके अंदर भोजन चला गया तो पचेगा नहीं, और न पचने की वजह से भोजन जब ज़्यादा देर तक उस पर इकट्ठा रहेगा, ज़्यादा देर तक एक जगह बना रहेगा, तो वो चीज़ वो सड़ने लगेगा, और सड़ने से वहाँ की जो कूपिकाएँ हैं, जो फेफड़े का जो भाग है वो भी सड़ने लगेगा, और उसके सड़ने की वजह से हमारा फेफड़ा क्या होगा, खराब हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, हमारा घाटी ढक्कन जो होता है वो घाटी द्वार को बंद कर देता है, जिससे कि हमारा भोजन श्वास नली में न जाए, ठीक है, वो कहाँ जाए, ग्रास नली में, ठीक है, वो जाएगा। देखिए इधर जो संरचना है इसे हम कहेंगे ये द्वार जो है ये निगल द्वार है, ठीक है, लेकिन इसके आगे की जो संरचना है इसे हम कहेंगे ग्रास नली, ठीक है। तो यहाँ तक ग्रसनी तक हमने पढ़ा, ठीक है। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रास नली, ठीक है, यहाँ तक, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए तो 2 स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने पढ़ लिया ग्रसनी, कल पढ़ेंगे ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये 4 टॉपिक कल के लिए अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।